नमस्कार। 2025 जाते जाते बहुत सारी अपने निशान, अपनी यादगारें और बहुत सारी घटनाएं छोड़ गया। तो उस घटनाओं के बारे में आज का वीडियो है कि बड़ी बड़ी घटनाएं क्या क्या हुई 2025 के अंदर, और हम 2026 का स्वागत भी करते हैं। तो आखिर 2025 कि वो घटनाएं जिन्होंने यादगार बना दिया, राजनीति में उथल पुथल की टाइप हो गई। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। 2025 में कई घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने देश की राजनीति में काफी हलचल मचाई। दो बड़े चुनाव नतीजों से लेकर चुनाव आयोग और न्यायपालिका तक विवादों में आ गए, जिनमें जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को भी लंबे समय तक भूलना मुश्किल होगा। कई घटनाएं ऐसी भी हैं जिनका नए साल 2026 से भी असर देखने को मिलेगा। 2025 भी हर साल की तरह राजनीतिक घटनाओं से भरा रहा और देश भर में विवाद और बहस हुई। सबसे बड़ा वाकया तो इस लिहाज में है कि ऑपरेशन सिंदूर रहा, जब पूरा देश एकजुट नजर आया। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष अगर सीज फायर पर आरोप प्रत्यारोप को दरकिनार कर दें, तो जिस तरह से सभी दलों ने सांसदों की अलग अलग टीम बनाकर दुनिया में भारत का पक्ष समझने के लिए भेजी, उसकी अनूठी मिसाइल पेश की। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा और वोट चोरी के आरोप के बीच चुनाव आयोग की तरफ से SIR यानी कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कराए जाने की लेकर खासा विवाद हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो SIR के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट चोर गद्दी चोर मुहिम ही चलाने लगे। 2025 में देश की न्यायपालिका और कुछ घटनाओं और विवादों की वजह से सुर्खियां का हिस्सा बनी। ऑपरेशन सिंदूर है 2025 की ऐसी घटना जिसने देश के साथ साथ दुनिया भर में अपना असर दिखवाया। केंद्र में बीजेपी के शासनकाल में तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के खिलाफ उरी और बालाकोट के बाद ये सबसे बड़ा एक्शन रहा। जम्मू कश्मीर के 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में सरहद पार पाकिस्तान में बने कई आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और 125 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पहलगाम हमले में लश्कर से जुड़े आतंकी ग्रुप TRF के 10 गर्दों और 26 सैलानियों की उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी। 6 और 7 फरवरी को रात में ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उससे पहले ट्रायल और सायरन साउंड के आवाज आएगा ऐसा ट्रायल की बात की और बाद में पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद सीज फायर लागू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर के बीच बचाव का दावा रहा, जिसे भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप के दावे पर भारत को भी खूब राजनीति हुई। विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से सीज फायर के मामले में जवाब मांगता रहा और चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी होती रही। विशेष सत्र तो नहीं बुलाया गया, लेकिन सत्र शुरू हुआ तो उसमें चर्चा जरूर हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश भेजे गए प्रतिनिधि मंडल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार टकराव हुआ। पहलगाम हमले में से लेकर ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद तक कांग्रेसी नेता शशि थरूर सरकार के पक्ष में खड़े देखे गए, जो उनकी पार्टी को बेहद नागवार गुजरा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी शुरू से सरकार पर हमलावर थी, लेकिन बाद में सरकार के साथ हो गई। भारत सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ होल्ड किया गया और अभी खत्म नहीं हुआ। 2 बड़े विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 में हुए और 2 विधानसभाओं के चुनाव में दोनों ही नतीजे अप्रत्याशित रहे, दिल्ली का और बिहार का भी। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी से भी महत्वपूर्ण रहा। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल का महज 25 सीटों पर सिमट जाना और बिहार चुनाव के नतीजों ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद की याद दिला दी। हालांकि तेजस्वी यादव की RJD को इतनी सीटें जरूर मिल गई जिससे नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सके। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो गया और आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता पर काबिज हो गई और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई।
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की वैसे ही विदाई हो गई जैसे 2013 के चुनाव के बाद उनकी जोरदार एंट्री हुई थी। तब अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को शिकस्त दी थी और इस बार वे खुद को अपनी सीट से हार गए। आने वालों में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया भी शामिल रहे। ट्रंप टैरिफ बनाम रूसी तेल आयात दबाव। विदेश नीति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगवाए, लेकिन भारत का मामला थोड़ा अलग रहा। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करने के उनके दावे को खारिज किए जाने के बाद 27 अगस्त को भारत पर ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया, यह कहकर कि सजा है रूसी तेल आयात करने की, जिससे पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिल रहा है। ट्रंप टैरिफ के बाद विपक्ष ने मोदी ट्रंप दोस्ती को मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार की विदेश नीति पर हमला किया। हालांकि ट्रंप टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं दिखा और अब तो निर्यात भी दम दिखाने लगा। नवंबर महीने में भारतीय निर्यात के आंकड़े में बड़ा उछाल दर्ज किया गया, जबकि आयात में गिरावट दर्ज की गई। हुआ यह कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार जारी और टैरिफ की वजह से भारतीय सामान की कीमतें बढ़ने के बावजूद मांग में कमी नहीं आई। और जहां तक रूसी तेल आयात की बात है, साल का अंत आते आते भारत के रूस से तेल आयात पर काफ़ी कमी आई। वक्त संशोधन अधिनियम। 8 अप्रैल से देश भर में वक्त संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया गया और वक्त संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति को मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बना। रिपोर्ट के मुताबिक वक्त संशोधन अधिनियम 2025 का मकसद वक्त कंपनियों के प्रबंधन और पारदर्शिता लाना, विभिन्न मुस्लिम समुदायों की भागीदारी बढ़ाना और सामाजिक कल्याण को मजबूत करना है। कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इस कानून का विरोध भी किया था। नए वक्त कानून की संवैधानिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्जन भर याचिका दाखिल भी की गई, लेकिन 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वक्त संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। नए कानून में जो प्रमुख बदलाव किए गए वे ये हैं कि वक्त बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्त संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करना होगा। जिला कलेक्टर को वक्त संपत्तियों का सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। वक्त बोर्ड और केंद्रीय वक्त परिषद ने गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया और बोर्ड और परिषद में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी होगा। और विवाद की स्थिति से अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो कि पहले संभव नहीं था। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा भी 2025 की अभूतपूर्व घटना है। 21 जुलाई को अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे की वजह से जगदीप धनखड़ ने सेहत दुरुस्त न होना बताया और फिर भी सीन से हो गए। उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा होने तक विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा और सार्वजनिक रूप से जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े करता रहा। 12 दिसंबर को नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कार्यभार संभाल लिया और जगदीप धनखड़ से जुड़ा विवाद भी शांत हो गया। वोट चोरी, एसआईआर विवाद और चुनाव आयोग। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को खासा विवाद हुआ। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल सहित देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, जो धीरे धीरे प्रक्रिया पूरे देश में चलती रहेगी। कहीं हो गई है, कहीं बाकी है। जब तक पूरे देश में वोटर लिस्ट सही नहीं हो जाती, चुनाव होने वाले एसआईआर का सबसे ज़्यादा विरोध बिहार में देखा गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में लंबी वोटर अधिकार यात्रा की, ये बात अलग है, कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उसके बाद भी अपनी वोट चोरी मुहिम जारी रखी। विवादों में जुडिशरी। 2025 के देश की न्यायपालिका से जुड़ी कई घटनाओं में सुर्खियां बटोरी। कुछ विवाद भी हुए और हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने महाभियोग चलाने की मांग भी की गई। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तत्कालीन सीजेआई BR गवई के एक वकील ने जूता फेंका था और वकील राकेश किशोर पर अवमानना का मुकदमा चलाए जाने की मांग हुई, लेकिन जस्टिस गवई एक्शन के पक्ष में नहीं थे और बार काउंसिलिंग ने उनका लाइसेंस सस्पेंड जरूर कर दिया था और बाद में सदस्यता खत्म कर दी गई थी। 14 मार्च को होली के दिन दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत शर्मा के घर में आग लगी और फायर सर्विस की टीम जब आग बुझाने पहुंची तो जस्टिस वर्मा के बंगले में स्टोर रूम से बोरियों से भरे 500 के नोट और अधजले नोट मिले और 21 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले से 15 करोड़ रुपये केस मिलने की खबर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस खेर कुमार यादव अपने
एक बयान के कारण काफ़ी दिनों से विवादों बने और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुद्दे पर जस्टिस यादव का कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के एक मंदिर में विशेष मौके पर हिंदू परंपरा के नाम पर दीपक जलाने का पक्ष लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि आदेश में तामील न होने पर अदालत ने अवमानना का आदेश भी जारी कर दिया था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मंदिर से कुछ ही दूरी पर बने एक दरगाह में लोगों को मंदिर में दिए जलाने से पसंद नहीं था। हाईकोर्ट के आदेश जारी करने वाले जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग की मांग की और करीब 100 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा गया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन चाहते हैं कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इस प्रकार से 2025 की मुख्य घटनाएं हैं जो कि देश भर में सुर्खियां और आपकी यादगार के लिए एक बार आपको 37 साल में बता दिया। वीडियो को अब ये यादगार हैं और इसको शेयर कर सकते हैं और कोई गलती हुई तो उसको माफ़ कीजिए। जय हिंद।